श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हुक्मा राम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। अब बीए पार्ट फर्स्ट और बीए बीएड सेकंड, आपका टॉपिक है तापीय विलोमता से आप क्या समझते हैं। जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है और किसी परिस्थिति में या किसी कारणवश ऊपर जाने पर तापमान घटने के बजाय तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऊपर तापमान अधिक और नीचे तापमान कम। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि सामान्य रूप से हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है सामान्य रूप से। जब तापमान में ऊर्ध्वाधर वितरण का यह क्रम उल्ट जाता है तो इसे तापमान का व्युत्क्रम या तापीय विलोमता कहते हैं। यानी ये जो तापमान कम भी होने की दृष्टि से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति को तापीय व्युत्क्रम या तापीय विलोमता कहते हैं। कभी कभी स्थानीय या सामयिक रूप से ऊंचाई के अनुसार तापमान भी बढ़ने लगता है, इसे ऋणात्मक तापपतन दर कहते हैं। यानी कभी कभी स्थानीय या सामयिक रूप से ऊंचाई के अनुसार तापमान ऊंचाई के अनुसार तापमान भी बढ़ने लगता है, इसे ऋणात्मक तापपतन दर कहते हैं। इन दशाओं में वायु नीचे की ओर अपेक्षाकृत ठंडी रहती है और उसके ऊपरी भागों में वायु गर्म हो जाती है। यानी ये जो धरातल का भाग है, अब यहाँ पर ये ठंडी वायु और उसके ऊपर जो वायु है ये गर्म वायु। तो ये तापीय विलोमता की दृष्टि होती है, क्योंकि ऊंचाई पर बढ़ने तापमान और नीचे ठंडी हो जाती है और ऊपर वायु गर्म हो जाती है। तापमान की इस विपरीत व्यवस्था में तापमान की विलोमता कहते हैं और ये दशा अधिकांशतः धरातल के समीप पाई जाती हैं। ये धरातल के समीप यह स्थिति पाई जाती है। जो सतही विलोमता की अपेक्षा या इससे ऊपर धरातल के नज़दीक ये स्थिति होती है और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो ऊपरी भाग में भी ये तापीय विलोमता की स्थिति होती है। तो धरातल के नज़दीक पाई जाने वाली तापीय विलोमता है ये स्थायी नहीं होती है और ऊपरी जो भाग है वहाँ पर जो तापीय विलोमता पाई जाती है वो स्थायी होती है। अब तापमान की विलोमता सर्वत्र समान नहीं पाई जाती। अब तापीय जो विलोमता है ये सभी जगह समान रूप से नहीं पाई जाती है। कुछ दशाएं होंगी जिनके कारण या कुछ विशेष जो स्थान होंगे उन स्थानों पर ये तापीय विलोमता पाई जाती है। तो तापीय विलोमता के लिए आवश्यक दशाएं, तापीय विलोमता के लिए आवश्यक दशाएं, यानी ऐसी कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं जहां पर तापीय विलोमता की स्थिति बनती हैं। तो उसमें 1 नंबर रात्रि का लंबा होना। रात्रि का लंबा
होना, यानी जाड़े की जो रात्रि लंबी होती है, दिन के समय जब धरातल सूर्य से आने वाला जो प्रकाश उनको ग्रहण करता है और उसके बाद पार्थिव विकिरण रात में जब उनका पार्थिव विकिरण होता है तो वो लंबे समय से तक होता है, लंबे समय तक, जिस दृष्टि से वहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस दृष्टि से जो पृथ्वी से ताप का जो विकिरण होता है उसे तापमान ऊपर जाकर गर्म वातावरण बना देगा। जैसे धरातल के नज़दीक तापमान कम होगा और ऊपरी भाग है वहाँ पर तापमान अधिक होगा तो तापीय विलोमता की स्थिति बनेगी। तो सर्वप्रथम तापीय विलोमता के लिए आवश्यक जो दशाएं हैं उसमें पहला है रात्रि का लंबा होना, यानी जाड़े की जो रात्रि वो लंबी होगी, जितनी रात्रि लंबी होगी तो वो तापीय विलोमता के लिए अनुकूल होगा। दूसरा है शुष्क वायु, शुष्क वायु तापीय विलोमता के लिए 2 नंबर पर है शुष्क वायु, यानी धरातल के निकट अगर आर्द्र वायु आने पर वह विकिरण ताप का अवशोषण कर लेती है, जबकि शुष्क वायु होने पर धरातल से परावर्तन ताप अधिक ऊंचाई पर जाकर तापीय विलोमता के लिए अनुकूल दशाएं बनाता है। तो धरातल के नज़दीक है शुष्क वायु होना अति आवश्यक है। और तीसरा है स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश तापीय विलोमता के लिए आकाश का स्वच्छ होना आवश्यक है। अगर आकाश स्वच्छ होगा तो तापीय जो धरातल यानी पार्थिव विकिरण से जो ऊर्जा निकलेगी वो बिना रुकावट के ऊपरी भाग तक ये जा पाएगी। अगर बादल वाली जो रात होगी तो तापमान ऊपरी भाग में अधिक ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा, जिनके कारण ये स्थिति नहीं बन पाएगी। तो स्वच्छ आकाश का होना तापीय विलोमता के लिए अनुकूल दशाएं होगी, क्योंकि इसमें जैसे मेघ रहित होना आवश्यक है, क्योंकि मेघ भू सतह के निकट होने का परावर्तित ताप को ऊपर नहीं जाने देते, अतः स्वच्छ आकाश इसके लिए उपयुक्त होता है। चौथा है शांत वायु, शांत वायु वायु है वो शांत होना जरूरी है, क्योंकि शांत वायु से समीपवर्ती जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के मध्य वायु का आदान प्रदान नहीं हो पाता है तथा तापीय विलोमता की दशा उत्पन्न हो जाती है। अगर वायु शांत नहीं होगी तो तापमान का है वो आदान प्रदान होगा, जिनके कारण ये स्थिति नहीं बन पाएगी। तो इसलिए शांत वायु होना भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पांचवा है हिमाच्छादित, हिमाच्छादित धरातल। हिमाच्छादित क्षेत्र यानी सौर विकिरण को 70 से 90% परावर्तित करता है, यानी हिम है ये 70 से लेकर 90% भाग विकिरित करती हैं या परावर्तन करती है उसका। अतः ये परावर्तित ऊष्मा ऊंचाई पर ताप वृद्धि करके तापीय विलोमता की स्थिति बनाती हैं। यानी हिमाच्छादित जो धरातल है ये भी तापीय विलोमता के लिए आवश्यक दशा, यानी 5 प्रकार की ये आवश्यक दशाएं होगी जब तापीय विलोमता की स्थिति बनेगी। इन 5 दशाओं के बाद हम देखते हैं कि तापीय जो विलोमता है उनके प्रकार। तापीय विलोमता के प्रकार। तापमान का प्रतिलोमन कई प्रकार की दशाओं से होता है और ये विभिन्न कारकों के फलस्वरूप होता है। कभी सतह के पास, कभी ऊपरी भाग में यानी वायुमंडल की जो स्थिर दशाएं में होता है, तो कभी ठंडी और गर्म हवाओं के एक दूसरे प्रदेश में आगमन के कारण होता है, और कभी वायुमंडल के किसी खास परत के ऊपर या नीचे गतिशील होने के कारण होता है। इस आधार पर तापीय प्रतिलोमन हमको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी तापीय विलोमता के प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है तापीय
और दूसरा है संपर्कीय और तीसरा है यांत्रिक प्रतिलोमन। यांत्रिक प्रतिलोमन यानी तापीय में जो विलोमता उनको तीन भागों में तापीय, संपर्कीय और यांत्रिक। इन विधियों से निम्न प्रकार से तापीय विलोमता पाई जाती है। इन तीनों के आधार पर नंबर 1 है धरातलीय विलोमता। धरातलीय विलोमता यानी नाम से ही पहचान सकते हैं कि धरातल के नज़दीक जो विलोमता, तापीय विलोमता इसे ही पाई जाती है, उसे धरातलीय विलोमता कहा जाता है। और शरद ऋतु में शांत, स्वच्छ और लंबी लंबी रातों में भू सतह से ताप का विकिरण हो जाता है। अतः ये विकिरण से निकला तापमान ऊपरी वायुमंडल को भी गर्म कर देता है, जबकि भू सतही वायु शीतल हो जाती है, जिससे वहाँ तापीय विलोमता उत्पन्न हो जाती है। यानी धरातलीय जो विलोमता है धरातल के नज़दीक पाई जाती हैं, जहाँ पर धरातलीय जो विकिरण होता है या पार्थिव विकिरण होते हैं तो धरातल का अधिक विकिरित ऊर्जा होने के कारण वायुमंडल का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है और धरातल के नज़दीक जो तापमान है वो कम हो जाता है। तो धरातल के नज़दीक तापीय विलोमता की स्थिति बन जाती है। दूसरा है उच्च वायुमंडलीय, उच्च वायुमंडलीय विलोमता। वायुमंडल की ऊंचाई से उतरती वायु संपीड़न के कारण अधिक घनत्व में आकर गर्म हो जाती है और ये गर्म वायु फैलकर अपना विस्तृत क्षेत्र बना देती हैं और इस गर्म वायु के ऊपर और नीचे शीतल वायु होती है। इसे उच्च वायुमंडलीय विलोमता कहते हैं। यानी इसमें वायुमंडल ऊपर से नीचे उतरने वाली, यानी ऊपर से नीचे उतरने वाली जो वायु है, वायु संपीड़न के कारण गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, वायु संपीड़न के गर्म हो जाती हैं और इस वायु क्षेत्र के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ठंडी वायु पाई जाती हैं या शीतल वायु होगी, जिनके कारण वहाँ पर तापीय विलोमता की स्थिति बन जाती हैं और ये उच्च वायुमंडलीय विलोमता होगी जो धरातलीय विलोमता से अधिक सतही होगी। तीसरा है संपर्कीय विलोमता। यह दशा गर्म और ठंडी वायु राशि के मिलने से बने चक्रवातों से उत्पन्न होती है। संपर्कीय ये गर्म व ठंडी वायु राशियों के मिलने से तापीय विलोमता की स्थिति बनती है। इनमें गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है। अब ये जो क्षेत्र हैं ये गर्म वायु और ये ठंडी वायु जब एक दूसरे क्षेत्र से मिलते हैं तो इसमें जो गर्म वायु है वो हल्की होने के कारण ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिनके कारण वहाँ पर तापीय विलोमता होगी। तो ये संपर्कीय वायु यानी दो वायु राशियों का संपर्क होता है, जिनके कारण तापीय विलोमता की स्थिति बनती है। अतः धरातल के समीप वायु शीतल और ऊपरी भागों में उष्ण वायु फैल जाती है, जिनके ऊपर पुनः न्यून ताप बन जाता है। वहाँ की वायु मिलती है और तापमान की दशा अल्पकालिक तथा स्थानीय होती है। यानी इसमें संपर्कीय जो विलोमता है इनकी स्थिति
कुछ समय के लिए होती है, यानी ये अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती है। इसके बाद 4 नंबर है वायु परिवहन, वायु परिवहन ताप विलोमता या तापीय विलोमता। अब वायु के घनत्व में अंतर होने से प्रवाह उत्पन्न होता है और शीतल वायु का घनत्व उच्च पाए जाने के कारण पर्वतीय शिखरों से वायु घाटियों में खिसकने लगती हैं। अतः ये ठंडी वायु घाटी में एकत्रित हो जाती है, जबकि इसके ऊपर गर्म वायु स्थित रहती है। और ये विलोमता पर्वतीय क्षेत्रों में अल्प समय के लिए उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण कश्मीर तथा कुल्लू घाटियों में रसदार फलों के बाग घाटी की अपेक्षा ढालों पर अधिक लगाए जाते हैं। तो वायु परिवहन के कारण ये तापीय विलोमता की स्थिति बनती है। अब तापीय विलोमता की स्थिति को इस मैप के द्वारा हम समझते हैं। दस और 0, 10, 20 और 30, 10, 20, 30 और 40, सामान्य दशा और इधर आते हैं तापीय विलोमता। तापीय विलोमता ये ऊंचाई किलोमीटर में और ये तापमान डिग्री सेल्सियस। यह धरातलीय विलोमता, धरातलीय विलोमता यानी धरातल के पास के तापमान भी कम हो जाता है और ऊपरी भाग वहाँ तापमान अधिक बढ़ जाता है। तो धरातल के नज़दीक ये जो स्थिति होती है वो धरातलीय विलोमता के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार हम ये उच्च पर्वतीय भाग से नीचे ढाल की ओर हवाएं चलते हैं और नीचे आने के बाद जब ये हवाएं अधिक एकत्रित हो जाती हैं तो इस प्रकार से ये घाटी से ऊपर की ओर हवाएं चलने लगती हैं।
ऊपर की ओर चलने लगती हैं। ये तो होगी ऊपर उठती हवा, ऊपर उठती हवा, नीचे बैठती हवा, अब पर्वतीय ढलान की ठंडी और भारी वायु गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर खिसककर घाटियों में भर जाती है और इन पर्वतीय हवाओं को कैटाबैटिक कहते हैं। अभी ये जो हवा है ये कहलाती है कैटाबैटिक हवा, यानी पर्वतीय ढालों से घाटी की तरफ चलने वाली जो हवा है ये कैटाबैटिक हवा कहलाती है। और कैटाबैटिक हवाएं घाटी की तली में तापमान को कम कर देती है। ये घाटी की तली में उसमें तापमान को कम कर देती है। और इसके विपरीत घाटी की तली की जो गर्म वायु है वो ऊपर की ओर उठती हैं, ये एनाबैटिक कहलाती हैं। ये जो ऊपर उठने वाली जो है ये एनाबैटिक हवा, यानी घाटी से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चलने वाली जो हवा है वो एनाबैटिक हवा कहलाती है। इस प्रकार ऊपरी भाग से गर्म एवं निचले भाग से ठंडी वायु होने के कारण तापीय विलुप्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण घाटी में कोहरा छाया रहता है और एवं पाला पड़ने की आशंका अधिक रहती है। यानी घाटी वाले जो भाग है यहाँ पर कोहरा छाया जाता है और पाला पड़ने की आशंका अधिक रहती है। अब तापमान के व्युत्क्रमण के कारण अंतर पर्वतीय घाटियों में बस्तियां और खेत ढालों के ऊपरी भागों पर स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जापान के सुवा बेसिन, यानी जापान का सुवा बेसिन में शहतूत के बागवान, सुवा बेसिन में शहतूत के बागवान लगाए गए हैं। इसी प्रकार भारत में सेब की बागवानी भी, भारत में सेब की बागवानी भी पर्वतीय ढालों के निचले भाग में नहीं की जाती। बागवानी भी पर्वतीय ढालों के निचले भागों में नहीं की जाती है। यानी निचले भाग में के पाला पड़ने की आशंका अधिक रहती है और ऊपरी भाग है वहाँ पर पाला नहीं पड़ा, जिसके कारण से ऊपरी भाग है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। हिमालय क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों के विश्राम स्थल भी घाटी के ऊपरी भागों में, घाटी के ऊपरी भागों में बनाए जाते हैं। परंतु कभी कभी तापमान की प्रतिलोमन से उत्पन्न होने वाला कोहरा लाभदायक भी होता है। यानी कई बार जो ऊपरी जो भाग हैं यहाँ पर मान लो जो कोहरा छाया रहता है और कोहरा कई बार लाभदायक भी होता है। जैसे ब्राज़ील में पहाड़ियों के कोहरे के कारण कवे की फसल
को सूर्य की किरणों से ब्राज़ील में पहाड़ी ढालों में कोहरा कवे की खेती के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो तीखी किरणें हैं उस किरणों को इन फसलों को कोहरा बचाता है। इसी प्रकार यमन की पहाड़ी में कोहरे के कारण ही यमन की जो पहाड़ी है, यमन के पहाड़ी में भी कोहरा कवा की फसल के लिए लाभदायक होता है। यानी अपन देखें तो निश्चित रूप से ये कोहरे वाले जो भाग हैं ये हमेशा भी इनसे नुकसान नहीं होता है, इनसे फ़ायदा भी होता है। जैसे आपको ये बताएं कि भाई ये कैटाबेटिक जो हवाएं हैं ये पर्वतीय भागों से घाटी की तरफ चलती हैं और घाटी में ये एकत्रित होने के बाद फिर ये गर्म होते हैं, फिर हल्की होने के कारण ये ऊपर उड़ते हैं। ऊपर उठने वाली जो हवाएं उसे एनाबेटिक हवा कहा जाता है। अब इन हवाओं के कारण जैसे जापान का सुवा बेसिन जहाँ पर सहतूत के बागान लगाए जाते हैं, ये भी ऊपरी ढालों पर लगाए जाते हैं, क्योंकि निचले जो भाग है वहाँ पर पाला पड़ने की आशंका अधिक रहती है। और भारत में भी सेब के बागवान भी पर्वतीय ढालों के निचले भागों में नहीं लगाए जाते, क्योंकि निचले भागों में यहाँ पर पाला पड़ने की ज़्यादा आशंका रहती है। इनके अलावा हिमालय के पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पर्यटकों के विश्राम स्थल हैं, वो भी ऊपरी भागों में बनाए जाते हैं, क्योंकि निचले भाग में पाला अधिक पड़ता है। और ब्राज़ील और यमन की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी कोहरा कवे की फसल के लिए लाभदायक होता है। तो इन क्षेत्रों में भी जो ऊपरी जो भाग हैं यहाँ पर इनके कृषि पहाड़ी ढालों पर कृषि की जाती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो तीखी जो किरणें हैं उस किरणों का कोहरा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन तीखी किरणों से बचाने का जो कार्य है ये कोहरा करता है। कोहरा भी इसमें ठंडी और गर्म जो वायु है दोनों मिलने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका निर्माण भी होता है। तो कोहरा है वो भी कुछ फसलों के लिए लाभदायक भी होता है। इस प्रकार हमने तापीय विलोमता का जो टॉपिक है वो हमने किया है। भी तापीय विलोमता में किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यानी धरातल जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कम होने के बजाय तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, तो या उसे ऋणात्मक तापपतन दर कहते हैं। तो ये जो स्थिति है वो तापीय विलोमता की स्थिति बनती हैं। और ये स्थिति आपको पता है कि दो धरातल के नज़दीक और ऊपरी वायुमंडल में भी पाई जाती हैं। धरातल के जो नज़दीक यह स्थिति पाई जाती है ये क्या अस्थायी होती हैं, यानी कुछ समय के लिए होती हैं। और ऊपरी जो वायुमंडल जो क्षेत्र है वहाँ पर तापीय विलोमता अधिक स्थायी रूप से भी होता है कि नहीं, लंबे समय तक वो रह सकती हैं। तापीय विलोमता होने का कारण ये है कि धरातल का जो तापमान भी लंबी जो रात्रि होती है तो उसमें पार्थिव जो विकिरण वो अधिक होता है। और पार्थिव विकिरण होने के कारण वहाँ पर निचले जो भाग है वहाँ तापमान काफ़ी कम हो जाता है, और जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये स्थिति है वो तापीय विलोमता की स्थिति भी होती है। क्या पता है इसमें लंबी रातें होनी चाहिए और हिमाच्छादित क्षेत्र है वो होना चाहिए। तो ये जो स्थिति है वो तापीय विलोमता के आदर्श स्थिति मानी जाती हैं। और इस तापीय विलोमता के कारण इसमें घाटी वाला आपने पढ़ा, इन दोनों का विशेष